जय हनीमैन दोस्तों। हम आज चर्चा करेंगे एपोरिज्म नंबर 161 के ऊपर। पिछले काफी दिनों से हम चर्चा कर रहे हैं होम्योपैथिक एग्रावेशन के बारे में, और हमारी अंदर एक धारणा थी कि जैसे ही पोटेंसी बढ़ेगी वैसे एग्रावेशन बढ़ता जाएगा। लेकिन एक्यूट डिसीज में हनीमैन यहाँ पे हमारी धारणाओं से बिल्कुल विपरीत बात कर रहे हैं, और बिल्कुल विपरीत बात बताई उन्होंने बताया कि जैसे जैसे पोटेंसी बढ़ेगी, जैसे जैसे वैसे वैसे एग्रावेशन कम होएगा। मतलब कि कम पोटेंसी ज्यादा एग्रावेशन। जितना आप क्रूड ड्रग देंगे उतना एग्रावेशन का खतरा हमें ज्यादा देखने को मिलता है। और इसीलिए हनीमैन ने हमें कहा कि आप डाइल्यूट कीजिए। पोटेंटाइजेशन दिया उन्होंने कि जैसे क्रूड ड्रग घटती जाएगी और हमें एग्रावेशन कम देखने को मिलेगा। सो ये हमने अभी तक जाना। अब आगे आज जानेंगे एपोरिज्म नंबर 161 के अंदर मास्टर हमें क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, तो हर व्याख्यान की शुरुआत हम किसी एक अच्छे दोहे के साथ करते हैं। तो आज का दोहा, तू कहता कागज की लिखी, मैं कहता आखिन की देखी, मैं कहता सुजावन हारी, तू राख्यो उर्जाई रे। अर्थात तुम कागज पर लिखी बात को सत्य कहते हो, तुम्हारे लिए वह सत्य है जो कागज पर लिखा है, किंतु मैं आंखों देखा सच ही कहता हूं और लिखता हूं। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, पर उनकी बातों में सच्चाई थी। मैं सरलता से हर बात को सुलझाना चाहता हूं, तुम उसे उलझा कर क्यों रख देते हो। जितने सरल बनोगे उलझन से उतने ही दूर पाओगे। सो मास्टर हनीमैन की तरह ही कबीर साहब भी हमें यहाँ पे सरल बनने को कह रहे हैं। और सरल इसीलिए हम आपको ले चलते हैं सरल होम्योपैथी की तरफ। हमारे गुरुओं ने जिस होम्योपैथी को हमको दिया है, जो हमने प्रैक्टिस के अंदर देखा कि गुरुजी ने हमें जो बताया वो चीज दिख रही है, और गुरुजी हमें वही कहते हैं कि तुम कागजी बातों में क्यों उलझे रहते हो, तुम वही सत्य मानते हो। और हम उसके ऊपर कई दफा डिबेट करते हैं कि देखो यहाँ पे ये लिखा है, फलानवे मटेरिया मेडिका में ये लिखा है, इस रेपर्टरी के अंदर फलाना रूब्रिक लिखा है, ये लिखा है, वो लिखा है। उस कागजी बातें में उलझे रहते हैं और उलझन दूर ही नहीं हो पाती है। कबीर साहब हमें कहते हैं कि आंखों देखा ही सच मानिए और आंखों देखा ही लिखिए। आपकी प्रैक्टिस में जो सिम्टम्स, जो इंडिकेशन आंखों दिखे मिलते हैं, अपनी उन्हीं सिम्टम की मटेरिया मेडिका बनाइए और उन्हीं सिम्टम की रेपर्टरी बनाइए। सल्फर के प्रूविंग में तो आपको बहुत सारे सिम्टम देखने को मिलेंगे, लेकिन प्रैक्टिस के दौरान हमें जो मिलता है उतना ही लीजिए। सरल बनो, सुलझे हुए बनो। मैं सुलझाने की बात करता हूं, और इस बात तो आपको मालूम ही है कि हमारे यहाँ तो इंफॉर्मेशन ऑन फिंगर टिप्स है। इतना आईटी का जमाना आ गया है कि जितना हो जाए उतना ज्यादा इंफॉर्मेशन सबके पास है, सबके पास लिखावट का बहुत कुछ है, और इसीलिए हर कोई उलझा हुआ ही है। बहुत इंफॉर्मेटिव है, बहुत कुछ मालूम है, पूरा ऑर्गेनन पढ़ डाला, फलाना फिलोसॉफी पढ़ डाला, ढिकना फिलोसॉफी पढ़ डाला, मटीरिया अमेरिका की 17 बुकें पढ़ डाली, फिर भी कितने लोगों को हम रिस्टोर कर पाए। केस आए तब कितने लोगों को सिमिलिमम तक पहुंचा पाए, कितने लोगों को हमने सिमिलिमम दिया, और हमारी दवाई से कितने लोगों को अच्छा हुआ। बात समझ में आ रही है? ज्यादा पढ़ना नहीं है, ज्यादा जानना नहीं है। आंखों देखा जो हमें मिलता है वही हमें लेना है, और उसी के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। आपको संगीतकार, आप में से कोई संगीत के बारे में जानते हैं? तो उसमें कुछ अलंकार वगैरह आते हैं ना, सारे गम पद निशा, ऐसा कुछ। हाँ हाँ, तो कुछ राग आते हैं। तो जो जो गायक होते हैं, संगीतकार होते हैं, वो केवल राग का ही प्रैक्टिस करते हैं। फिर उस राग में ही वो अलग अलग भजन, गाने, कवाली जो भी गाना चाहते हैं वो गा सकते हैं। उसी तरीके से हमें हनीमैनियन सिद्धांतों के ऊपर ही प्रैक्टिस करनी है। फिर हाँ
हम जिस तरीके से संगीतकार हैं वो सिर्फ कुछ राग होते हैं, उन रागों को ही प्रैक्टिस करेंगे। लता मंगेशकर हैं जो गायक हैं, तो वो गाएंगी तो किस प्रैक्टिस करेंगी, रियाज करेंगी, तो वो उस राग की ही रियाज करेंगी। दूसरे कोई गायक हैं तो वो भी उस राग का ही रियाज करेंगे। वो एक ही राग को बार 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 इतनी बार गाएंगे कि उनकी मास्टरी आ जाएगी उन रागों के ऊपर, उन सुरों के ऊपर। सिर्फ इतने ही स्वर होते हैं, सारे ग म प ध नी सा, बस, कुछ नए स्वर नहीं होते हैं। लेकिन उसके ऊपर उसको बार 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 इतनी बार दोहराया जाता है कि उसके ऊपर मास्टरी आ जाती है। ऐसा नहीं होता है कि लता मंगेशकर के 25 राग अलग हैं, आशा भोसले जी के 25 राग अलग हैं, दूसरे क्या है मन्ना डे साहब हैं तो उनके अलग हैं। ऐसा नहीं होता है, राग सबके वही होते हैं। तो उसी तरीके से होम्योपैथी में जो हनीमैनियन सिद्धांत है, जो लॉ ऑफ सिमिलिया है, वो वही है। फिर उसके ऊपर अलग अलग शब्द बैठाते हैं राग के ऊपर और अलग अलग गीत गाए जाते हैं। तो हनीमैनियन सिद्धांतों के ऊपर भी अलग अलग अप्रोचेस बनते जाते हैं और अलग अलग डॉक्टर अपनी अपनी मेथड्स दिए जाते हैं। बात समझ में आ रही है? दीपक राग के बारे में सुना है? मल्हार होता है, दीपक होता है। तो उसी तरीके से होम्योपैथी के सिद्धांत हैं। इन सिद्धांतों के ऊपर अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, मास्टरी कर लेंगे, तो फिर आप कोई भी गाना गा सकते हैं, आप कोई भी केस ले सकते हैं। बात समझ में आ रही है? होम्योपैथी में ऐसा नहीं है कि मेंटल डिसीज के लिए कुछ अलग करना है, फिजिकल के लिए अलग करना है, एनोरेक्टल के लिए अलग करना है, किडनी के लिए अलग करना है, स्किन के लिए अलग करना है। ऐसा नहीं होता है। अप्रोच भी अलग नहीं होते हैं। आपको वो आना चाहिए। फिर उस राग, एक राग आपने मास्टरी कर ली तो फिर उस राग में आप जो चाहे वो गाना गा सकते हैं। तो हनीमैनियन सिद्धांतों के ऊपर आपने मास्टरी कर ली तो आप सारे केसेस को मैनेज कर सकते हैं। कबीर हमें यही बात बताना चाहते हैं कि थोथो के अंदर मत उलझो। हम क्या करते हैं, फलाने साहब के अप्रोच मुझे आता है, उस साहब का अप्रोच भी आता है, उस साहब का अप्रोच भी आता है। लेकिन आपको प्रैक्टिस क्या करना है? प्रिंसिपल्स। मुझे मेरे सपनों की रानी गाना आता है, मुझे मैया यशोदा तेरा कन्हैया वो गाना भी आता है, तो मैं 2 गाने ही गा पाऊंगा। लेकिन अगर मुझे राग आते हैं तो उन रागों की तहत मैं कोई भी गाना गा पाऊंगा। बात समझ में आ रही है? अप्रोच इसकी, थिंकिंग पैटर्न की, थॉट प्रोसेस की अपनी मर्यादाएं होती हैं, लेकिन सत्य किसी मर्यादाओं के अंदर नहीं बांधा जाता। और जो प्रिंसिपल्स हैं वो सत्य हैं। आंखों देखिए, प्रैक्टिस में देखिए, ग्रुप के अंदर जो अलग अलग डॉक्टर्स के अपने अपने केसेस आते हैं, उन केसेस के रिजल्ट भी देखिए। लेकिन बहुत कम इंटरेक्शन देखने को मिलता है, लेकिन जो करता है उसे मिलेगा। बात समझ में आ रही है? आपको प्रिंसिपल आते हैं तो उस प्रिंसिपल के ऊपर आप 50, 60, 70, 80, 100, 150, 200 मेडिसिन यूज कर पाएंगे। आपको 5000 मेडिसिन आ रही हैं लेकिन प्रिंसिपल नहीं आ रहे हैं तो यूज नहीं कर सकते। आपको 5 रेपर्टरियां आती हैं लेकिन प्रिंसिपल नहीं आ रहे हैं तो रिस्टोर द सिक टू हेल्थ टू क्योर नहीं हो पाएगा, दूसरा कुछ हो सकता है। बात समझ में आई? आंखों देखा सच ही देखिए, उतना ही सीखिए, ज्यादा सीखने की आवश्यकता ही नहीं है। सारे गमा बदनी सा सानी दप मगर ऐसा, बस बहुत हो गया। ये पहला अलंकार है। बात समझ में आ रही है? बहुत उस डॉक्टर का बुक पढ़ा, उनका बुक पढ़ा, उनसे ये सीखा, फलाने। श्रद्धा केवल एक जगह ही होती है ना, तो ही फलीभूत होती है। जहां से सीखते हैं वहां समर्पण होगा तो ही सीख पाएंगे। आपके गुरु में अगर श्रद्धा होगी तो ही उनसे सीख पाएंगे। अगर नाप पट्टी देख के उनको नापने चले, ओ ये तो दूसरे की बात नहीं मानते, इनको तो इतना ही आता है, हर जगह पे हॉट एंड चिली करते रहते हैं, ये है वो है, तो वहां आप सीख नहीं पाएंगे, केवल नाप पाएंगे। सो सीखिए, समर्पण और श्रद्धा रखिए, केवल एक जगह ही रखिए।
होम्योपैथी इज अ इंडिविजुअलाइजिंग प्रोसेस, गुरुमुखी विद्या है। आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, उनके पास बैठिए तो ही सीख सकेंगे। नहीं हो रहा है तो हमारे ग्रुप के साथ आप जुड़े हुए ही हैं, हम लोगों से जितना बन पाएगा आपकी मदद करते रहेंगे। अपना गुरु स्वयं बनिए। बात क्लियर हो रही है? क्लियर? आगे बढ़े एपोरिज्म की ओर। एपोरिज्म नंबर 161 क्या कहते हैं मास्टर? व्हेन आई हियर लिमिट द सो कॉल्ड होम्योपैथिक एग्रावेशन, मास्टर कहते हैं मैं यहां पे सो कॉल्ड होम्योपैथिक एग्रावेशन को लिमिटेड करता हूं, और रादर प्राइमरी एक्शन ऑफ द होम्योपैथिक मेडिसिन दैट सीम्स टू इंक्रीज समवॉट द सिम्टम ऑफ द ओरिजिनल डिसीज। हनीमैन कहते हैं कि ये जो होम्योपैथिक एग्रावेशन हमें मिलता है वो प्राइमरी एक्शन ऑफ द होम्योपैथिक मेडिसिन के कारण मिलता है, क्योंकि उसके कारण हमें ऐसा लगता है कि जो ओरिजिनल डिसीज था वो थोड़ा बहुत बढ़ गया। ऐसा कब लगता है? टू द फर्स्ट और फ्यू आवर्स, दैट इज सर्टेनली ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू द डिसीज ऑफ अ मोर एक्यूट कैरेक्टर एंड द रिसेंट ओरिजिन। जो एक्यूट डिसीज हैं और अभी अभी पैदा हुए हैं उनके अंदर जब आपने सिमिलिमम दे दी है तो कभी कभार देखने को मिलता है कि पहले कुछ घंटों तक वो सिम्टम बढ़े हुए दिखाई दे, लेकिन वो होम्योपैथिक मेडिसिन की प्राइमरी एक्शन होती है, वो एक्चुअल एग्रावेशन नहीं होता है, और हनीमैन जिसको बोलते हैं होम्योपैथिक एग्रावेशन। बात समझ में आई? क्लियर? इतना समझ आ गया? बट where the medicine of long action have to combat a malady of considerable or of a very long standing, where one dose consequently must continue to act for many days। अब हनीमैन कहते हैं वेयर मेडिसिन ऑफ लॉन्ग एक्शन। सो कौन सी मेडिसिन है लॉन्ग एक्शन वाली? लॉन्ग एक्शन वाली कौन कौन सी मेडिसिन हैं? किन मेडिसिन को लॉन्ग एक्शन वाली मेडिसिन कहा जाता है? कहिए, कोई तो आंसर। हाँ, पॉलीक्रेस्ट लॉन्ग एक्शन वाली हैं तो वो एक्यूट में यूज नहीं होंगी। तो फिर आप बता रहे हैं ना वो लॉन्ग एक्शन वाली हैं। बट हनीमैन क्या बताते हैं? बट वेयर द मेडिसिन ऑफ लॉन्ग एक्शन हैव टू कम्बैट अ मेलेडी ऑफ कंसिडरेबल और of a very long standing, where one dose consequently must continue to act for many days। तो ऐसी कौन सी मेडिसिन हैं? ऐसी कौन सी मेडिसिन हैं? हेलो, आवाज आ रही है? लॉन्ग हनीमैन बता रहे हैं कि ये जो मैंने होम्योपैथिक एग्रावेशन के बारे में बताया ये एक्यूट डिसीज में होता है, लेकिन जहां पे लॉन्ग एक्टिंग मेडिसिन होती हैं, मेडिसिन का लॉन्ग एक्शन होता है, एक डोज जहां पे बहुत दिनों तक एक्ट करता है, तो हम यहां पे पूछ रहे हैं कि कौन सी मेडिसिन है जिनका एक्शन लॉन्ग होता है। बस हम यहां पे ही भूल करते हैं हनीमैन को समझने में। हनीमैन ने पहले बात की है रिसेंट ओरिजिन के डिसीज की, जिनको एक्यूट डिसीज कहा जाता है। हनीमैन अब यहां पे बताते हैं कि जब आप क्रॉनिक डिसीज ट्रीट करते हैं दवाइयां वही की वही हैं,
अगर उन दवाइयों को आप एक्यूट टोटालिटी बना के रिसेंट ओरिजिनल डिसीज के अंदर देते हैं तो वही मेडिसिन शॉर्ट एक्टिंग होती है। और जब आप उसी मेडिसिन को क्रॉनिक डिसीज के अंदर टोटालिटी बना के जब प्रिस्क्राइब करते हैं तो वही मेडिसिन है, लेकिन उसकी एक्शन बहुत दिनों तक चलती है। बात समझ में आ रही है? हनीमैन आगे बात एक्यूट डिसीज की कर रहे थे, तो अब वो बात क्रॉनिक डिसीज की कर रहे हैं। उन्होंने लिखा भले ही मेडिसिन है, लेकिन यहां पे हम हनीमैन को समझने में भूल कर जाते हैं। हनीमैन क्या लिखते हैं? बट where medicine of long action have to combat a malady of considerable of a very long standing, where one dose consequently must continue to act for many days, we then occasionally see during the first 6, 8 or 10 days the occurrence of the some such primary action of the medicine. जब हम पेशेंट को क्रॉनिक डिसीज के अंदर दवाई देते हैं तो पहले 2, 4, 5 या 10 दिन तक कभी कभार हमें ऐसा प्राइमरी एक्शन देखने को मिलता है, मतलब कि होम्योपैथिक एग्रावेशन देखने को मिलता है। बात समझ में आ रही है? दवाइयां वही हैं, वही सल्फर, वही लाइकोपोडियम, वही एलियम सेपा होंगी, लेकिन अगर आप उनको एक्यूट डिसीज के अंदर, रिसेंट ओरिजिन डिसीज के अंदर पैदा हुए डिसीज के अंदर यूज करते हैं तो वहां पे वो मेडिसिन एज अ शॉर्ट एक्टिंग इफेक्ट देगी। और जब ऐसी कंडीशन में जो बहुत सालों से, बहुत महीनों से चल रही हैं, और उसके अंदर आप अगर टोटालिटी बना के दवाइयों का प्रयोग करते हैं तो वहां पे 1 डोज, 2 डोज या 3 डोज बहुत दिनों तक काम करेंगे, और उस टाइम पे कभी कभार आपको कुछ दिनों तक ऐसा एग्रावेशन देखने को मिल सकता है। बात समझ में आ गई? कोई मेडिसिन शॉर्ट एक्टिंग नहीं होती, कोई मेडिसिन लॉन्ग एक्टिंग नहीं होती। अकॉर्डिंग टू हनीमैन, उस मेडिसिन को आप किस जगह पे प्रयोग कर रहे हैं उसके मुताबिक वो मेडिसिन लॉन्ग या शॉर्ट एक्शन आपको देगी। बात समझ में आ गई? इसीलिए ये दोहा लिखा था हमने पहले कि लिखे हुए को नहीं, देखे हुए को सच माने। हम जिस ऑथर को पढ़ रहे हैं उस ऑथर का माइंडसेट क्या है? वो एक्यूट डिसीज की बात करता है पहले, तो बाद में वो क्रॉनिक डिसीज की ही बात करेंगे। उन्होंने आगे दवाइयों की बात नहीं की है, उन्होंने यहां पे रेफरेंस दिया है कि क्रॉनिक डिसीज के अंदर आपको बहुत फ्रीक्वेंट रिपीटेशन नहीं करना है। क्रॉनिक डिसीज के अंदर कुछ डोजेस, 1 डोज, 2 डोज, 3 डोज देने के बाद, या तो 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन दवाई देने के बाद जब हमें उसका इफेक्ट देखने को मिल जाता है तो वहां से दवाई डिसकंटिन्यू कर देनी होती है। ये साथ में बता दिया है मास्टर ने। बात समझ में आ रही है? बट वेयर मेडिसिन ऑफ लॉन्ग एक्शन, जहां पे आपको मेडिसिन की लॉन्ग एक्शन चाहिए, लॉन्ग स्टैंडिंग डिसीज होते हैं और 1 डोज बहुत दिनों तक काम करता है, वहां पे पहले कुछ 6, 8 या 10 दिनों तक इस तरीके की प्राइमरी एक्शन देखने को मिलती है, जहां पे हमें देखने को मिलता है कि डिसीज के सिम्टम बढ़ चुके हैं, कुछ घंटों तक भी हो सकता है। While in the intervening hours of the amelioration of the whole malady is perceptible, आप उसके बाद हमें amelioration देखने को मिलता है। After the lapse of these few days, the amelioration resulting from such primary action of the medicine proceeds almost uninterruptedly for several days longer. So अगर उसको, उस मेडिसिन की एक्शन को इंटरप्ट नहीं किया गया तो फर्स्ट एग्रावेशन आफ्टर एम्यूलोरेशन बहुत दिनों तक चलता रहता है। वो हनीमैन अपने टाइम की बात लिखते हैं। अब हमारे टाइम के अंदर जहां पे हम हर रोज सिंथेटिक प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं, स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग सब्सटेंस कंज्यूम करते हैं, बहुत थॉट प्रोसेस एक्टिव हो गया है, बहुत इमोशनल ट्रॉमा के दौरान गुजरते हैं, तो मेडिसिन की इफेक्ट इंटरप्ट हो जाती है। बात समझ में आ रही है? हनीमैन ने कहा था कि कुछ डोज देंगे, पहले एग्रावेशन मिलेगा और उसके बाद बहुत अच्छा एम्यूलोरेशन मिलेगा। कौन सा कैंट ऑब्जर्वेशन है? 12 ऑब्जर्वेशन ऑफ कैंट आपने पढ़े होंगे शायद। तो उसमें एक ऑब्जर्वेशन है, फर्स्ट एग्रावेशन देन प्रोलॉन्ग एम्यूलोरेशन, जिसको होम्योपैथिक एग्रावेशन कहा जाता है। लेकिन वो कब मिलेगा?
जब मेडिसिन की इफेक्ट अनइंटरप्टली होगी, मेडिसिन की इफेक्ट को इंटरप्ट नहीं किया जाएगा, पेशेंट कोई दूसरी दवाइयां, दूसरे सिंथेटिक प्रोडक्ट, कोई हर्बल मेडिसिन या ऐसे कोई मेडिसिनल सब्सटेंस कंज्यूम नहीं करेगा। लेकिन आजकल डे टू डे लाइफ के अंदर हर रोज ऐसी सिंथेटिक प्रोडक्ट, हर्बल प्रोडक्ट, थॉट प्रोसेस, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, बहुत कुछ देखने को मिलता है। तो मेडिसिन की इफेक्ट इंटरप्ट होती है। तो इंटरप्ट हो तब क्या करना चाहिए वो हनीमैन बाद में बताएंगे। इतना क्लियर हो गया? बात समझ में आई? कोई मेडिसिन शॉर्ट एक्टिंग नहीं होती, कोई मेडिसिन लॉन्ग एक्टिंग नहीं होती। इसीलिए हम कहते हैं कि होम्योपैथी ये दवाइयों का नहीं, सिद्धांतों का विज्ञान है। उसी मेडिसिन को अगर आप एक्यूट सिद्धांतों के तहत प्रयोग करेंगे तो वो शॉर्ट एक्टिंग मिलेगी, और उसी मेडिसिन को अगर आप क्रॉनिक डिसीज के अंदर प्रयोग करेंगे सिद्धांतों के तहत तो वो मेडिसिन लॉन्ग एक्टिंग मिलेगी। बात समझ में आ रही है? और हनीमैन इतना कहते हैं कि अगर एक डिसीज एक्यूट हो या क्रॉनिक हो, अगर हमें ऑब्जर्वेशन में पहले एग्रावेशन कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए या कुछ दिनों के लिए, और बाद में प्रोलॉन्ग एमिलोरेशन देखने को मिलता है तो इसे सो कॉल्ड होम्योपैथिक एग्रावेशन कहा जाता है। और होम्योपैथिक एग्रावेशन अगर हमें देखने को मिला तो हमें वहां पे अपनी रिपीटेशन बंद कर देनी चाहिए, इट इज गुड साइन। और उसके बाद हमें बहुत घंटों तक या बहुत दिनों तक अगर वो मेडिसिन को इंटरप्ट न किया गया तो एमिलोरेशन देखने को मिलेगा। बात समझ में आ गई? तो ये था एपोरिज्म नंबर 161। होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछे। जय होम्योपैथी, जय हनीमैन, धन्यवाद। कोई प्रश्न किसी को?